हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस लेक्चर में हम अपनी नई यूनिट जो कि अपना फर्स्ट पेपर है उसकी जो सेकेंड यूनिट रहने वाली है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो आपका फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट कैटालिसिस, इन दोनों यूनिट को हमने फिनिश कर लिया है। आपने अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हो। और आज के इस लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे जो कि है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने यूवी स्पेक्ट्रो को पढ़ा और यूवी स्पेक्ट्रो पढ़ने में वहाँ पे हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, साथ में कौन सी रेडिएशन कौन से स्पेक्ट्रो को अराइज करते हैं, यानी किस रेडिएशन की वजह से कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है। ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया। एंड नेक्स्ट चीज़ ये कि आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका जो बेसिक जो पोर्शन है वो हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपने वो सारी चीज़ें देख ली होगी और उन चीज़ों को कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो मैं बता दूं आप कहाँ से करोगे। आप जो हमारा बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर का सारथी बैच है, आप इस सारथी बैच को एनरोल कर सकते हो और इस बैच में आपको जो भी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं वो सारी यूनिट्स आपको वहाँ पे एज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, पांचों सब्जेक्ट्स एक ही बैच में दिए जाएंगे। आपको इस साल दो ही कोई सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो जो भी सब्जेक्ट आपका है आप उससे रिलेटेड चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे। साथ में यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, जो है एमसीक्यू दिए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन्स दिए जाते हैं। ओके, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ओके, साथ में मेंटरशिप भी दी जाती है। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको ये बैच जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की सारथी बैच देखने को मिल जाएगा। आप एनरोल कर सकते हो। बात करें बैच के प्राइस की, तो बैच की प्राइस रहती है ओनली 799। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वो चैप्टर्स करने हो तो आप जो है पढ़ सकते हो। और देखो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली अपना डेमो लेक्चर होने वाला है, तो इसके बाद की जो भी लेक्चर्स होंगे वो हम इन बैच कवर कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो बात करें अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, थोड़ा सा इन जनरल देख लें, तो जो हम अपने पास आईआर स्पेक्ट्रो है, जो अपने पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रो है, वो कैसे आया, क्या चीज़ें हैं उसके पीछे। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ईएमआर की वेव्स होती हैं, ईएमआर की वेव्स होती हैं, रेडिएशन होते हैं, उसमें बहुत सारे हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव रीजन, बहुत सारे रीजन है। तो जब हमारे मॉलिक्यूल्स पे ये आईआर जो वेव्स हैं, ये जो आईआर वेव्स हैं, जब अपने आपके मॉलिक्यूल पे आईआर वेव्स पड़ेंगी तो ये आईआर वेव्स आपके मॉलिक्यूल में कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। ये आईआर वेव्स अगर आपके मॉलिक्यूल पे पड़ेंगी तो ये क्या करेगा, ये आपके कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। क्या करने वाला है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन, या तो यूं वाइब्रेट करना या तो ऊपर नीचे, किसी भी फॉर्म में आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से किसी और डायरेक्शन में जाना और वापस उसी पोजीशन में आना, इस वाइब्रेशन। तो आपके जैसे आईआर रेडिएशन पड़ेंगी तो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, वाइब्रेशन शो करेगा। एंड यही वाइब्रेशन को स्टडी की जाती है आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्म में। तो यहीं से ये आपका क्या अराइज करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा को अराइज करते हैं, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अराइज करते हैं। तो आईआर वेव्स ने मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन कराया और वो वाइब्रेशन आपके आईआर स्पेक्ट्रो को एनालाइज करने में हेल्प किया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हमारे पास अगर मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे सॉलिड ही है तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं, सॉलिड में जो एटम्स हैं वो एटम्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ भी हर एक मॉलिक्यूल, हर एक बॉन्ड, एवरी बॉन्ड इन एवरी मॉलिक्यूल, है ना, हर एक बॉन्ड हर मॉलिक्यूल में क्या करता है, ऑलवेज वाइब्रेट करता है कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं वाइब्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो वो सॉलिड कैसे रह जाएगा, बट
कुछ ना कुछ स्मॉलर लार्जर फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता ही करता है, ठीक है। अब कोई मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव या फिर कोई बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव कब हो सकता है, ठीक। तो इसको देखते हैं कि कब हमारा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव हो सकता है। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें नोट कर लो, फिर हम चीज़ों को साथ साथ समझते और लिखते चलेंगे कि ईच बॉन्ड इन एवरी मॉलिक्यूल वाइब्रेट, है ना, क्या करती है, वाइब्रेट विथ सम फ्रीक्वेंसी, है ना। जब वाइब्रेट करेगी और जब भी वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन में आपका क्या इन्वॉल्व होगा, फ्रीक्वेंसी तो फॉर श्योर इन्वॉल्व होगा। ईच बॉन्ड इन एवरी मॉलिक्यूल वाइब्रेट विथ सम फ्रीक्वेंसी, अब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा? क्वेश्चन है कि अगर हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा वाइब्रेशन की वजह से आईआर स्पेक्ट्रा आ रहा है, अगर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा है आईआर वेव्स की वजह से, आईआर वेव्स उसको वाइब्रेट करा पा रहे हैं, तो क्या वो आईआर एक्टिव होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है। तो यहाँ पे हर एक कंपाउंड इज नेसेसरी नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आईआर एक्टिव होगा, ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल या फिर कौन सा बॉन्ड आपका आईआर एक्टिव होगा, तो वहाँ पे फॉर श्योर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या फिर बॉन्ड, फॉर अ बॉन्ड और मॉलिक्यूल टू बी आईआर एक्टिव, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो आईआर रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस रेडिएशन से आईआर वेव्स आ रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से आपकी आईआर वेव्स आ रही हैं, वो आपके जो भी आपका मॉलिक्यूल है या फिर बॉन्ड है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर रेजोनेट कर जाती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, रेजोनेट कर जाए, यानी इक्वल हो जाए, तो वो आपका आईआर एक्टिव होगा। ये चीज़ मैंने पिछले सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है, क्योंकि उतना डिटेल में तो अभी फिर से वापस से समझा पाना इज़ नॉट पॉसिबल और करेंगे नहीं हम, लेकिन आप उस रेफरेंस को लेना। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जनरली समझते हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड हो ए और बी, मान लो हमने यही मॉलिक्यूल लिया ए और बी, इनके बीच में कोई भी जो बॉन्ड है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, ये आईआर एक्टिव कब होगा, यानी आईआर स्पेक्ट्रो को कब दिखाएगा। तो अगर ये बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूल, मान लो हमारे पास जो आईआर रेज आ रही हैं, जो आईआर वेव्स आ रही हैं या फिर रेज आ रही हैं, जो इंफ्रारेड, आईआर मतलब इंफ्रारेड, तो ये जो आईआर वेव्स आ रही हैं, अगर ये वेव्स की जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर ये वेव्स की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इस मॉलिक्यूल या फिर वो इस बॉन्ड के फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यार सब कोई, हमने लिखा ना कि हर एक बॉन्ड या फिर हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है जो न्यू नॉट है, सॉरी न्यू डैश है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, और जो वेव्स आ रही हैं आईआर वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो अगर ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, बॉन्ड की, तो अगर न्यू और न्यू की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो इस केस में ये मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होने वाला है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लिख लें, इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो फॉर अ मॉलिक्यूल और बॉन्ड, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या तो बॉन्ड हो सकता है, फॉर अ मॉलिक्यूल और बॉन्ड टू बी आईआर एक्टिव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर की जो वेव्स हैं, आईआर वेव्स मस्ट बी इक्वल टू या फिर रेजोनेट टू इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉन्ड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी उसके वाइब्रेशन से जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉन्ड, ठीक है। अगर इक्वल हुआ तो वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा। तो यहाँ से क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि हर एक बॉन्ड कुछ ना कुछ इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेट करता है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है।
तो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल या फिर बॉन्ड आईआर एक्टिव कब होगा, तो जब वहां पे क्या होगा कि जो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उस मूवमेंट की वजह से जो भी आपकी वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उस वाइब्रेशन की, उस बॉन्ड की जो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेट कर जाए, वो इक्वल हो जाए जो भी आईआर वेव्स आ रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो अपना मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आईआर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कि मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। इसमें मेंशन करो, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये चीज हमने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा था, मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या चीज है ना, ये क्वेश्चन आया होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों के मन में। डाइपोल मोमेंट फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड यूनिट में पढ़ा था हमने। डाइपोल मोमेंट जनरली क्या होती है कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है ना, तो जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स के पुल होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है एक मोमेंट, उसी को कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। ओके, अभी समझ में आएगा। तो देखो उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी अपना मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल अपना आईआर एक्टिव होगा। इसको केस वाइज समझते हैं। लेट अस से केस वन देखते हैं। केस वन अगर क्या हो जाए, केस वन अगर क्या हो जाए, अच्छा डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, म्यू से। केस वन है, अगर म्यू जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। म्यू जीरो हो जाने का मतलब है कि कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। म्यू इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि देयर इज सम डाइपोल मोमेंट एग्जिस्टिंग। ओके, एंड जो अगर हम उसमें चेंज निकालें, जैसे ये म्यू डाइपोल मोमेंट है ना, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डी म्यू बाई डी एक्स यानी कि ये हम जैसे उस लेंथ, बॉन्ड लेंथ के तरीके पे बात कर रहे हैं, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो रहे, है ना। म्यू डाइपोल मोमेंट भी नहीं जीरो है, और डी न्यू बाई डी एक्स उस शॉर्टर रेंज पे जो निकाला वो भी नहीं जीरो है, यानी उसकी समथिंग वैल्यू आएगी। तो इस केस में अपना कंपाउंड कैसा होगा, आईआर एक्टिव। तो इस केस में कंपाउंड कैसा बना, इस केस में कंपाउंड इज गोइंग टू बी आईआर एक्टिव। आईआर एक्टिव। केस वन क्लियर हुआ। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है और डी न्यू बाई डी एक्स भी जीरो नहीं है, यानी सम वैल्यूज लाई कर रहे हैं, यानी कि कंपाउंड कैसा है, आईआर एक्टिव। हमने यहाँ तो देख लिया कि अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए तभी अपना कंपाउंड आईआर एक्टिव होगा। अगर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं किया तो अपना कंपाउंड आईआर एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। केस टू अगर क्या हो जाए कि ये जो आपका म्यू है, म्यू मतलब कि डाइपोल मोमेंट, अगर आपकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब सिंपली ये है कि डाइपोल मोमेंट आपके मॉलिक्यूल में इस बारी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बट जो डी न्यू बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू ना जीरो हो। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस बारी क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। इस बारी क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया और डी न्यू बाई डी एक्स निकाला तो ये जीरो नहीं हुआ। तो इस केस में भी अपना कंपाउंड कैसा होता है, कंपाउंड इज गोइंग टू बी आईआर एक्टिव। कैसा कंपाउंड होता है, आईआर एक्टिव। समझ में आ रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू डी न्यू बाई डी एक्स की है ना, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू लाई कर रही है, यानी कंपाउंड आईआर एक्टिव होगा। और एक और केस की मान लो डाइपोल मोमेंट की भी वैल्यू है और डी न्यू बाई डी एक्स की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू लाई कर रही है, तो कंपाउंड आपका कैसा होगा, तो भी उस केस में आईआर एक्टिव होगा। बट केस नंबर 3 देखना, केस नंबर 3 कह रहा है कि अगर क्या हो जाए, अगर ये न्यू जो है यानी डाइपोल मोमेंट जो है, आपकी जो न्यू की वैल्यू है यानी कि जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है ये जीरो हो गई, और इसके साथ साथ जो डी न्यू बाई डी एक्स है ये भी अगर जीरो हो जाए। अब बताओ, अब तो किसी तरीके से कोई चांस ही नहीं है कुछ किसी रीजन में कि डाइपोल मोमेंट हो। ये तो डाइपोल मोमेंट नहीं था ना, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन डी न्यू बाई डी एक्स की वैल्यू समथिंग आई थी, ये डाइपोल मोमेंट ओवर लेंथ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी तो ये एक्टिव था, यानी इसकी वजह से कुछ डाइपोल मोमेंट था।
लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये भी नहीं है, न्यू भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो डी न्यू बाई डी एक्स ये जीरो हो जाए तो अपना कंपाउंड आई आर इनएक्टिव हो जाता है, आई आर इनएक्टिव। क्लियर है? ये आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत इजीली पूछ सकता है। फॉर आई आर कंपाउंड, फॉर आई आर एक्टिव कंपाउंड टू बी कंडीशन दे देगा कई सारी, फॉर आई आर इनएक्टिव कंपाउंड टू बी क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको दे के पूछ लेगा, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कुछ खास था नहीं इसमें। अब चलो इसमें देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स के थ्रू कि कौन आपका आई आर एक्टिव होगा, कौन आई आर इनएक्टिव होगा। से फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी और ये है Cl, ये है Cl एंड दिस इज H एंड ये आपका H। ठीक, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बताया। क्या बताओ मुझे ये कंपाउंड जो है ये आपका आई आर एक्टिव होगा कि आई आर इनएक्टिव होगा, बताओ। और नेक्स्ट हम ले लें सी डबल बॉन्डेड सी और इस बारी Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे, H हियर एंड H हियर। ठीक है, तो इस केस में डाइप जो है आई आर एक्टिव होगा कि आई आर इनएक्टिव होगा। देखो अगर ध्यान से, तो ये जो कंपाउंड है ये आपका ट्रांस कंपाउंड है, ये आपका क्या है, ट्रांस है, और ये जो कंपाउंड है ये आपका सिस कंपाउंड है। दिस इज योर ट्रांस कंपाउंड एंड दिस इज योर सिस कंपाउंड। ट्रांस और सिस में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ट्रांस और सिस से बहुत इजीली देखते हैं कि जैसे मान लो क्या ट्रांस में ट्रांस क्या होता है भाई, जब आपके सेम टाइप ऑफ एटम्स 180 डिग्री पे जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस। जैसे देखो Cl और Cl 180 पे जुड़े हैं, H और H 180 पे जुड़े हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका ट्रांस होता है, ये आपका ट्रांस होता है। लेकिन यहाँ पे Cl और Cl के बीच में 90 डिग्री है और H के बीच में 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री होता है तो आपका कंपाउंड कैसा होता है, कंपाउंड इज सिस टाइप। कंपाउंड कैसा बनता है, सिस टाइप बनता है। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा डाइपोल मोमेंट के बारे में कि C और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये महाशय ये क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को ये Cl अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी ये क्या है, ये एरो पे ये कट लगाना, ये डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये कुछ अमाउंट लगाएगा और ये कुछ अमाउंट से अपने आप को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने आप को नहीं। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे कोई एक पर्सन दिस साइड से खींचे और एक पर्सन इधर से खींचे, तो क्या मेरी पोजीशन कहीं चेंज होने वाली है? पोजीशन कोई चेंज नहीं होने वाली है, यानी डाइपोल मोमेंट जितना इधर से खिंचाव है उतना इधर से खिंचाव है। तो क्या हो रहा है इस केस में कि डाइपोल मतलब ऐसा समझो कि जितना इधर से खींच रहा हो उतना इधर से खींच रहा हो, यानी इफेक्ट इधर वाला मैं इधर जा रही हूँ, नहीं इधर जा रही हूँ, यानी दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। यानी कि मैम +5 और -5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इधर -5 होता है तो इधर +5 होता है, 0 से जितना इधर उधर उतना इधर, तो ये दोनों मिलके क्या देते हैं, 0 देते हैं, है ना। यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोनों साइड पे सेम फोर्स लगाने पे। तो भाई जितना Cl इधर खींच रहा है उतना Cl इधर खींच रहा है, यानी इस केस में जो डाइपोल मोमेंट यानी न्यू होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जानी है। और वहीं अगर बात करें सिस कंपाउंड की, तो सिस में क्या है, Cl इधर खींच रहे हैं भाई साहब और Cl इधर खींच रहे हैं, इस बार डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। एक बारी ग्राफ पे इधर जा रहे हो, एक बारी ग्राफ पे इधर जा रहे हो, तो क्या दोनों मिला के आपको 0 वाली वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो यही कंडीशन यहाँ है कि सिस में खिंचाव दोनों साइड से समथिंग डिफरेंट साइड से है। तो जब सिस होता है तो डाइपोल मोमेंट जो न्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी इस केस में समथिंग डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में डाइपोल मोमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिस जब है डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंपाउंड इज आई आर एक्टिव, ये आई आर एक्टिव होगा। तो आई होप कि आपको सिस और ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। और यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट 0 कर दे रहा है, सॉरी, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपकी आई आर इनएक्टिविटी को शो कर रहा है, यानी कि कंपाउंड अपना कैसा हो गया, आई आर इनएक्टिव हो गया। ठीक, यहाँ तक की बातें आई होप सभी को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द थ्योरी लाइंग बिहाइंड इट, क्या थ्योरी है। देखो हमारे बेसिकली हम इस यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसके बारे में बात करेंगे, हम बात कर रहे होंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। थ्योरी लिखना सभी,
देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है तो यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऐसे, जैसे मान लो ये हमारे पास ए और बी है, ये हमारे पास ए और बी है और इनके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक। तो इनको हम क्या मानते हैं कि ए कोई चार्ज स्फीयर है, ए क्या है, स्फीयर है, और इनके बीच में बॉन्ड लेंथ है, इसके बीच में समथिंग बॉन्ड लेंथ लाई कर रही है, दो मेटल्स हैं, ये दोनों को एक स्प्रिंग जो है वो कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको हमने माना चार्ज स्फीयर, जो एटम्स को क्या मान लिया, चार्ज स्फीयर, और जो ऐसे सिंपली बॉन्ड था इसको माना कि दे आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। क्यों ऐसा माना, क्योंकि स्प्रिंग देखा होगा, खींचो फिर अपनी पोजीशन पे जाती है, खींचो फिर अपनी पोजीशन पे जाती है, तो स्प्रिंग इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कॉज करा रहे हैं, वी आर कॉजिंग वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन आपका वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये वाइब्रेशन को दिखाने के लिए हमने कंसिडर कर लिया जनरली कि ये स्प्रिंग है, ओके। तो यही इसकी थ्योरी है कि जो आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो न्यूक्लियाई होती है उसको हमने क्या मान लिया है, उसको हम मानते हैं कि वो चार्ज स्फीयर्स हैं, और वो चार्ज स्फीयर्स जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, और वो बॉन्ड को हम कंसिडर कर लेते हैं मेटालिक स्प्रिंग जो कि उन दोनों को ज्वाइन किए हैं, ओके। तो इतनी बातें क्लियर है। अब ये समझो, अभी मैं थ्योरी लिखाती हूँ, अभी पहले ये समझो कि ये जो वाइब्रेशन हो रही है, अगर कोई हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वाइब्रेशन हो कैसे रही है, इसको समझते हैं, है ना, कि वाइब्रेशंस हो कैसे रही हैं। तो देखो अपने पास क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला कि अपन के पास क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि सपोज करो ये सिस्टम है, ए और बी जो है किसी बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये क्या है, ये एटम नंबर ए का न्यूक्लियाई है, ये अपना एटम ए का न्यूक्लियाई है, ठीक। और ये ग्रीन कलर दिखा रहा है कि एटम बी की जो न्यूक्लियाई है, बी की न्यूक्लियाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हर एक एटम के पास अपना शेल होता है ना, बाहरी शेल होता है, बाहरी शेल होता है, इस एटम के पास भी अपना बाहरी शेल होगा। शेल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, शेल में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, शेल में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, और इनके शेल में भी क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक, इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताओ मुझे न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, तो वी आर वेल अवेयर ऑफ इट दैट न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो उसके बाहरी शेल है उसमें एक नेगेटिव चार्ज है। अब थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, हालांकि पिछले सेमेस्टर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में मैंने समझाया था, यहाँ फोकस करो। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है। आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस होते हैं, सेम टाइप के चार्जेस होते हैं, या फिर कह लो लाइक चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं। ये तो सबको पता है ना। यानी मैम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ आएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, एक चुप रहने वाला ही एक साथ जो है एक बोलने वाले के साथ रह सकता है ना, नहीं तो फिर दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन। तो अपोजिट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी अट्रैक्शन होगा। और अगर लाइक चार्जेस से मेरा मतलब है अगर पॉजिटिव दोनों बोलने वाले आ गए तब तो लड़ाई होगी, तुम मेरे को सुनो तुम मेरे को सुनो, है ना। और अगर दोनों चुप रहने वाले आ गए तो भी लड़ाई होगी कि भाई दोनों चुप रह रहे हैं, बातें तो हो ही नहीं रही हैं। तो ये कंडीशन हो जाता है रिपल्शन का, और ये कंडीशन हो जाता है जब अपोजिट चार्जेस आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। ये सभी को पता है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज कि पॉजिटिव चार्ज, अब ये दोनों एटम्स, इसका पॉजिटिव क्या करेगा कि इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसके पॉजिटिव भाई साहब भी इसके पीछे पड़ेंगे, इनके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। इसका पॉजिटिव, ये अपना एटम ए है, ये अपना एटम बी है, ये ए और बी,
तो इसका पॉजिटिव बी के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और बी का ए के नेगेटिव को उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ए और बी अभी तो पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, ए और बी पास आ रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ए और बी पास आएंगे, वैसे मैंने आपको बोला कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस आपके रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये जो नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये क्या करेंगे भाई, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। चलो दूर थे, अभी तक तुम दूर थे, तो तुम भले मेरा चार्ज और तुम्हारा चार्ज सेम है, ओके, अभी तक तुम जो कर रहे थे कर रहे हो, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, हो रहा है, लेकिन जैसे तुम पास आओगे रिपल्शन होगा। तो जैसे ये बहुत पास आएंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों का न्यूक्लियाई कहेगा दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, और जैसे वापस से दूर जाएंगे वैसे फिर से इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, फिर से इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो कहेंगे सब पास आओ, फिर पास आने के बाद फिर पॉजिटिव वाले दूर भगाएंगे। तो ये क्या देख रहे हो, पहले पास आना, फिर दूर जाना, फिर पास आना, फिर दूर जाना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, यूं वाली ये मूवमेंट हो रही है, पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना। ये क्यों हो रहा है, किस टाइप का फोर्स इन्वॉल्व है, क्या चीजें हो रही है, ये आप बहुत अच्छे से समझिए, है ना। तो यहाँ पे ये बातें हमको समझ में आ गई कि ये जो रीजन है, व्हाई डज दिस वाइब्रेशन हैपेंस, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वाइब्रेशन हो रही है वो क्यों हो रही है। ओके, तो वाइब्रेशन हमें क्लियर है। अब इसमें कुछ चीजें लिख लेते हैं कि किस थ्योरी पे, क्या थ्योरी है जो कि बेस्ड है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, is based on the fact that nuclei of diatomic molecules, nuclei of डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हम किसको लेके चल रहे हैं, हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने जो है ए बी लिया था ना, हमने क्या लिया था अभी, हम ए बी को लेके चले हैं ना, तो इस ए बी के न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट nuclei in a diatomic molecule, that nuclei in a diatomic molecule is supposed as charge spheres, is supposed as charge spheres, ठीक है, यानी कि वो क्या है, वो चार्ज स्फीयर्स हैं, और उन स्फीयर्स पे कैसा चार्ज है, तो हमने देखा कि उन स्फीयर्स पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की न्यूक्लियाई चार्ज स्फीयर्स है, यानी चार्ज स्फीयर मतलब कुछ चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए ना, तो उस पर क्या चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और एंड द बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, बॉन्ड लेंथ को हमने माना है कि वो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, बॉन्ड लेंथ आपकी मेटेलिक स्प्रिंग्स हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमने न्यूक्लियाई को एज अ चार्ज स्फीयर माना, एंड बॉन्ड लेंथ को जो बॉन्ड लेंथ है जो कि इन दोनों एटम्स को ज्वाइन किया है वो मेटेलिक स्प्रिंग है, एंड द बॉन्ड लेंथ ज्वाइनिंग दीज टू एटम्स, ज्वाइनिंग these two atoms आर मेटेलिक स्प्रिंग्स, वो क्या है, वो आपका मेटेलिक स्प्रिंग है। स्प्रिंग एक मूवमेंट शो कर सकता है, कौन सा मूवमेंट शो कर सकता है, तो वो आपका वाइब्रेशन है ना, वो आपका वाइब्रेशन इजिली कॉज कर सकता है। ओके, अब ऐसे सिस्टम का ये तो हमें समझ में आ गया कि बीच में एक चार्ज न्यूक्लियाई है और स्प्रिंग से दोनों एटम्स जुड़े हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस थ्योरेटिकल एजम्पशन जो हमने किया है उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सच ए सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम का क्या फायदा है कि ये दोनों एटम्स अगर इस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं तो एक इंसान क्या कर सकता है, इसको कॉम्प्रेस कर सकता है, इसको स्ट्रेच कर सकता है, इसको कॉम्प्रेस कर सकता है, इसको स्ट्रेच कर सकता है, इसको कॉम्प्रेस किया, इसको स्ट्रेच किया। तो इसका बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड दिस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसीडरिंग सच अ सिस्टम, कि द एडवांटेज इज क्लियर दैट वन कैन कॉम्प्रेस, उसको कॉम्प्रेस और स्ट्रेच, हाँ वन कैन जो है कॉम्प्रेस और स्ट्रेच द मेटल स्प्रिंग एंड मोशन ऑफ द स्प्रिंग कैन बी, चलो इसमें लिख लो, द एडवांटेज
of such a system is that one can compress एंड कॉम्प्रेस भी कर सकते हो या फिर स्ट्रेच भी कर सकते हो। स्ट्रेच द स्प्रिंग, आप कॉम्प्रेस भी कर सकते हो या फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हो, और जिसकी वजह से जो मोशन होगी स्प्रिंग की, एंड द मोशन ऑफ स्प्रिंग विल बी, उसको क्या कहते हैं बताएगा कोई? स्प्रिंग के मोशन को क्या कहते हैं? मोशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी क्या कहते हैं भाई? विल बी SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है ना, सिंपली बाहर जाना फिर अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पिछले वाले सेमेस्टर में जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको पढ़े थे। अब फायदा यही हुआ कि वो स्प्रिंग SHM है, और SHM पहले ही पढ़ी जा चुकी है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सारी चीज़ें पहले ही पढ़ी जा चुकी थी, तो बस उसको यहाँ पे अप्लाई करना था। तो इसका यही बेनिफिट मिला कि चार्ज स्फीयर माने और उसको मेटेलिक स्प्रिंग मान लिया, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है स्प्रिंग का, जो उसको ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है, उसके बारे में सारी स्टडीज है। हमें यहाँ पे क्या करना है? सिंपली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप अब काम करो, कुछ मोशंस को मार्क करो, कुछ मोशंस को मार्क कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर हमारे पास दो जो है मेटलिक न्यूक्लाई हैं, और ये क्या करें, ये आपका पहले तो ये स्ट्रेच और कॉम्प्रेस, ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है। अब इसको क्या करें हम? नॉर्मल पोजीशन से इसको कॉपी कर लूं मैं, ओह गड़बड़ कर दिया। नॉर्मल पोजीशन से इस केस में ये अपनी नॉर्मल पोजीशन है, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने कॉम्प्रेस कर दिया। कैसे किया? तो इसको इधर से दबाया, इसको इधर से दबाया, तो यहाँ पे क्या हो गई? कंप्रेशन हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? कंप्रेशन हो गई। जब वो ऐसे एडजस्ट कर रही है, तो इस बॉन्ड लेंथ को क्या कहेंगे कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। ये आपकी कौन सी पोजीशन है? ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब ना ही कॉम्प्रेस किए हो आप, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, जब आप ना ही कॉम्प्रेस किए हो और ना ही उसको स्ट्रेच किए हो, उस केस में जो बॉन्ड लेंथ मिलती है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। वो आपकी क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसी को जब आप क्या करो, इसे ही जब आप वापस से खींच दो, इसे ही जब वापस से आप, जगह बचेगी, वापस से आप और स्ट्रेच कर दो इसको। जब आप इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेचिंग। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेचिंग। तो ये पॉसिबल, अभी के लिए इतना जानो, हमारे पास दो तरह के मूवमेंट पॉसिबल है। एक कॉम्प्रेशन, जिसमें हम दोनों साइड से दबा रहे होंगे, स्ट्रेचिंग दोनों साइड से खींच रहे होंगे। अब जब उस पर कोई फोर्स ना लगा हो, एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगा हो, तो वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ होती है। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक, अगर सिंपली आप इसको एक पकड़ के खींचो तो भी कंप्रेशन होगा, सिंपली एक दबाओ तो एक दबाओ तो भी कंप्रेशन होगा, और एक खींचो तो भी आपकी स्ट्रेचिंग होगी। उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ और साथ में कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग जो है, आई होप आपको प्रेटी क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज की जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी न्यू की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब अभी हम आगे इसको फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे, हुक्स लॉ वगैरह देखेंगे, हालांकि लास्ट सेमेस्टर में मैंने बोल रही हूँ मैं, उसको रिवाइज करके आओ। वो रिवाइज किए रहोगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। हमने हुक्स लॉ वगैरह देखा था कि नहीं? देखा था ना, वही चीज़ है। तो न्यू इज इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट k बाई म्यू, है ना? ये पढ़ा था, 1/2πc और रूट में k बाई म्यू। अब इन टर्म्स को देख ले। न्यू अपनी क्या है? न्यू अपनी फ्रीक्वेंसी है,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है बार बार आपसे, ये न्यू क्या है, व्हाट इज दिस न्यू, न्यू क्या होता है, न्यू रिड्यूस्ड मास होता है, याद आ रहा है, और ये तो पिछले थर्ड सेम के एग्जाम में भी आया था, ये आपका रिड्यूस्ड मास होता है। निकालते कैसे हो, तो निकालते हम, मान लो हमारे पास दो एटम्स हैं जुड़े हुए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, एक का मास m1 लिया है, दूसरे का मास m2 लिया है, तो कैसे निकालोगे, रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कितनी होती है, m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, न्यू इंटू आर स्क्वायर, यानी कि जो इनके बीच का रेडियस है वो न्यू इंटू आर स्क्वायर करके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, और रिड्यूस्ड मास न्यू से मिलता है। ठीक, के क्या है, के क्या है आपका, यहाँ पे जो के देख रहे हो ये अपना फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, जो कि हुक्स लॉ से हम देखते हैं कि अगर हम नीचे की तरफ क्या करें, स्ट्रेच करें, नीचे की तरफ अगर हम पकड़ के उसको स्ट्रेच करें तो वापस जितना नीचे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे छोड़ोगे उतना ही वो ऊपर, उतना इक्विलिब्रियम पोजीशन से उतना ऊपर उठेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मान लो कि मैं अगर एक जो है इस तरीके से एक स्प्रिंग लिया मैंने और यहाँ पे एक एटम को प्लेस किया और ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ पे दूसरा एटम है। अब इसको मैं अगर मैं छोड़ो, एटम हटाओ, अगर मैं इस स्प्रिंग को पकड़ के क्या करूँ, स्ट्रेच करूँ, इस स्प्रिंग को पकड़ के छोड़ो, इस स्प्रिंग को पकड़ के अगर स्ट्रेच किया जाए तो क्या होगा बताओ, अगर इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए यू 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 ऐसे, यहां तक ला दिया मैंने, अब मैं इसको वापस छोड़ूंगी तो ये क्या होगा, जितना नीचे की तरफ गया है एक्स्ट्रा उतना ही ऊपर की तरफ कंप्रेस होके आएगा, यानी कुछ इतना पोजीशन आएगा। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी होती है और उसी प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट आता है, दैट इज योर के, और c स्पीड ऑफ लाइट, पाई और 2 ये सब तो कांस्टेंट है। दिस इज वेरी क्लियर, k और म्यू भी हमें क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी थ्योरी लाइन बिहाइंड कि यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई को हमने फिक्स्ड चार्ज एज्यूम कर लिया है और वो चार्ज कनेक्टेड है और उस बॉन्ड को हमने एज अ स्प्रिंग कंसिडर कर लिया है। उससे फायदा ये मिला कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मूवमेंट होती है वही हो गई, और उससे हमें फायदा मिला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पहले ही पढ़ा जा चुका है ना। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ, इसको बना लेना, इसको छोड़ दो और इस पूरे को बना लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखने को आएगा तो ये सारी चीजें लिख रहे होगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। कितने टाइप्स के वाइब्रेशंस होते हैं, अभी तो हम सिंपली स्ट्रेचिंग देख रहे हैं, टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, अभी तो हम सिंपली स्ट्रेचिंग देख रहे हैं और कॉम्प्रेशन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन देख रहे हैं। कितने टाइप के पॉसिबल वाइब्रेशंस पॉसिबल है, अभी यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे टाइप्स के पॉसिबल वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, तो जब आप स्ट्रेच करते हो या लीव करते हो, कोई ऐसा वाइब्रेशन जिसकी वजह से आपके बॉन्ड लेंथ में चेंज आए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दो तरीके से वाइब्रेशन देखेंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, दो तरीके से देखेंगे, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। तो पहला हेडिंग लगाओ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग 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 वाइब्रेशन क्या होगा, जब भी हमारे बॉन्ड लेंथ में फर्क आए, बॉन्ड लेंथ चेंज हो, ऐसा वाइब्रेशन जो कि आपके बॉन्ड लेंथ को चेंज करे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। नोट कर लो, such a vibration which changes the bond length, which changes the bond length is stretching vibration, है ना। जब भी कोई किसी तरीके से भी आप काम कर रहे हो और वहाँ पे बॉन्ड लेंथ बदल जा रहा है तो उसको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहेंगे। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में दो तरह की वाइब्रेशन है, एक सिमेट्रिकल बेसिस पे, दूसरी एसिमेट्रिकल बेसिस पे। तो यहाँ पे पहला डालो कि सिमेट्रिकल वाइब्रेशन और दूसरा एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन,
एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। ओके, तो सिमेट्रिकल नाम क्या बता रहा है कि सिमेट्रिकल मतलब मान लो मैं इधर से खींच रही हूँ तो इधर से भी खींच रही हूँ, अगर सिंपली एक साइड से खींच रही हूँ यानी सिमेट्री नहीं मेंटेन है, दोनों साइड से सेम काम हो रहा है तो सिमेट्रिकल होगा, और अगर एक काम हो रहा है तो एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, या फिर इसको ना बेटर वर्ड्स में लिखो तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग लिखो, है ना। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होगा, जब हमारी स्ट्रेचिंग दोनों साइड से सेम वे में, आप या तो स्ट्रेचिंग करो या तो कंप्रेशन। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग लिखा है तो इसका मतलब बिल्कुल मत समझना है कि सिर्फ स्ट्रेचिंग से भाई, ऑब्वियसली जब स्ट्रेचिंग जहां होगी वहां कंप्रेशन होगा, स्ट्रेचिंग जहां होगी वहां कंप्रेशन होगा, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि स्ट्रेचिंग के साथ साथ कंप्रेशन भी इन्वॉल्व है। ओके, तो स्ट्रेचिंग जहां होगी वहां कंप्रेशन होना ही होना है, तो इसमें वो चीज अंडरस्टूड है। ओके, तो ठीक, तो यहाँ पे जब हमारी स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन सिमेट्रिकल वे में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। हेडिंग लगाइए, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। यहाँ पे क्या हो, जब आपकी क्या हो जाए, जो आपकी स्ट्रेचिंग है, व्हेन द स्ट्रेचिंग एंड द कंप्रेशन अकर्स इन सिमेट्रिकल फैशन और सिमेट्रिकल मैनर, वी कॉल इट सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। लिख लोगे इतना, व्हेन स्ट्रेचिंग, जब आपकी स्ट्रेचिंग जो है एंड कंप्रेशन जो है ना, व्हेन द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन लिखो, व्हेन स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन अकर्स इन सिमेट्रिकल वे, है ना, अकर्स इन सिमेट्रिकल वे, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और इस सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में हो क्या रहा है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास ये एक एटम है, ये एक एटम है, कौन सा एटम, कार्बन एटम है, सपोज किया हमने कार्बन एटम है, और इससे अटैच यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, इससे अटैच यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और इधर भी हाइड्रोजन एटम है। अभी टेट्राहेड्रल पे मत जाना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये अपना हाइड्रोजन एटम है, और इधर भी फॉर श्योर एक ये बना लो, इस टाइप का बना लो, और फिर एक हाइड्रोजन एटम कुछ यूं होगा। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। अगर हम सिमेट्रिकल वे में स्ट्रेच करें, है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या है कि जब हम स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन सिमेट्रिकल वे में करें, यानी इधर से खींच रहे हो तो इधर से भी खींचो ना, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमिलरली आओ एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग पे, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होगा, तो वही चीज वापस से लिखना है कि जब आपकी स्ट्रेचिंग और जो कंप्रेशन है वो एसिमेट्रिकल वे में हो, यानी कि कहीं एक बॉन्ड को क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए, और दूसरे बॉन्ड को स्ट्रेच किया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलेंगे। इसमें लिख लो, व्हेन वन बॉन्ड इज स्ट्रेच्ड, and other bond is compressed, एक को खींचो और दूसरे को दबाओ, कंप्रेस करो, it is known as asymmetrical. When one bond is stretched and other bond is compressed, it is known as asymmetrical stretching. यानी कि asymmetric में क्या कर रहे हैं, अब वही सेम कार्बन हम लेंगे, फिर से ये अपनी कार्बन है, ये कार्बन एटम है, इससे अटैच ये आपके हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और इधर ये हाइड्रोजन है, और फिर इससे जुड़ा हुआ कुछ यूं सा हाइड्रोजन, और फिर ठीक। तो अगर मैं इस बारी क्या करूं, इसको खींच रही हूं, इसको इस डायरेक्शन को मार्क करना, अगर इसको इस डायरेक्शन में खींच रही हूं, इसको एक बॉन्ड को स्ट्रेच कर रही हूं, खींच रही हूं, और दूसरे बॉन्ड को कंप्रेस करूं, यानी कि इस बार इसको मैं क्या करूं, इसको इधर की तरफ कंप्रेस करूं, तो ये कौन सी स्ट्रेचिंग हो रही है, एसिमेट्रिकल वे में स्ट्रेचिंग हो रही है। एक बॉन्ड को हमने स्ट्रेच किया है, दूसरे बॉन्ड को कंप्रेस कर रहे हैं, दूसरे बॉन्ड को दबाए जा रहे हैं, तो ये कौन सी वाइब्रेशन हुई, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हुई। तो हमारे पास स्ट्रेचिंग में हमारे पास वाइब्रेशन 2 तरीके से होते हैं, एक स्ट्रेचिंग की वजह से होते हैं, दूसरा
दूसरा हमारे पास बेंडिंग की वजह से होते हैं, दूसरी हमारे पास बेंडिंग की वजह से होते हैं। तो स्ट्रेचिंग में देखा कि स्ट्रेचिंग में क्या होगा, स्ट्रेचिंग में हमारा कि कोई ऐसा वाइब्रेशन जिसकी वजह से आपका क्या हो, जिसकी वजह से अगर बॉन्ड के लेंथ में चेंज आए, अगर आपके बॉन्ड के लेंथ में चेंज आ रहा है तो वो स्ट्रेचिंग होगा। अब देखो सिमेट्रिकल में आपने क्या किया, दोनों को खींचा, बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ। एसिमेट्रिकल में भी बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, एक को खींच रहे को दबा रहे, बॉन्ड लेंथ ही चेंज हो रहा है ना। लेकिन जो आपकी बेंडिंग वाली वाइब्रेशन होती है, बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, इसमें आपका बॉन्ड एंगल चेंज होता है। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो मैम क्या ऐसा भी वाइब्रेशन है जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो? ऑब्वियसली है, आपके सीजर हो गए, रॉक हो गए, ट्विस्ट हो गए, स्लैग हो, वैग हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब आपके तरीके हैं बेंडिंग वाइब्रेशन के, जिसको कि जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास जब कर रहे होंगे तो उसको हम स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास के लिए हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट ही क्लास में हम जो हमारे पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें किस तरीके से वाइब्रेशन होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके वाइब्रेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपका कॉन्जुगेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये सब क्या करते हैं, ये आप सब आपके वाइब्रेशन को इफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इन सारे फैक्टर्स को फर्दर हम देख रहे होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।